7 दिसंबर 1941 ये वो तारीख है जिसे अमेरिका कभी नहीं भूला। आज भी ये तारीख उस दिन की याद दिलाती है जब संडे की एक सुबह अचानक पर्ल हार्बर के लोगों के लिए एक भयानक हादसे का गवाह बन गई थी। इस अटैक में जापान ने अमेरिका के जहाज़ों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें करीब 2400 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस अटैक ने जंग की सूरत को बदल कर रख दिया था। भले ही जापान का दांव आगे उल्टा पड़ा हो, लेकिन जापान ने यह हमला बहुत सोच समझकर और स्ट्रेटजी के साथ किया था। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा और जापान के बारे में जानना होगा कि उसने यह अटैक क्यों किया। 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही थी। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था और एशिया का जापान भी इस दौड़ में शामिल था। जापान छोटा सा देश था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। अब जाहिर है कि जापान छोटा भी था और उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए। इसी वजह से जापान भी देशों को गुलाम बनाने की यूरोप की स्ट्रेटजी के साथ चलने लगा। मज़ेदार बात है कि इस काम को उसने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया था। उसने इसका नाम दिया ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर, यानी जापान कह रहा था कि वो एशिया के देशों को यूरोप के चंगुल से आज़ाद कराएगा, फिर एशिया के देशों से साम्राज्यवाद को ख़त्म करके उन देशों को एक साथ डेवलप कराएगा। जापान का इसमें मकसद साफ था। उसे साउथ ईस्ट एशिया से ऑयल, टंगस्टन और रबर जैसे रिसोर्सेज चाहिए थे। उसने इसी वजह से ग्रेटर एशिया की खाल पहनी थी ताकि उसके इरादे को कोई भांप न सके। इसी के चलते साल 1910 में कोरिया पर उसने कब्जा किया, फिर 1931 में चीन के एक बड़े हिस्से मंचूरिया पर हमला किया और फिर 1937 में जापान ने चाइना के साथ युद्ध छेड़ दिया। इतिहास में इसे दूसरे साइनो जापानीज वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जापानियों ने भयानक क्रूरता दिखाई थी, खास तौर पर नानकिंग शहर में, जहां उन्होंने लाखों निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तक जापान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देश बन चुका था। यही वजह है कि 1941 आते आते जापान ने इंडो चाइना यानी आज के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन सब जगहों पर अपनी सेना भेज दी थी। इससे हुआ यह कि ये पूरा एरिया जो है वो विवादों से घिर गया। ठीक इसी टाइम पर अमेरिका ने खुद को वर्ल्ड वॉर से दूर रखा था। अमेरिका का काम भी अच्छा चल रहा था। अमेरिका इस जंग में मित्र देशों को अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जो उसको इस जंग में मुनाफा दे रहे थे, और इसके साथ ही वो दे रहा था बड़े पैमाने पर कर्ज, उससे भी उसे फायदा मिल रहा था। लेकिन जापान की बढ़ती हरकतों से अमेरिका को खतरा महसूस हुआ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और इस साल अटेम्प्ट देंगे, लेकिन इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत ज़रूरी है अपने आप को टेस्ट करते रहना और इवेल्युएट करते रहना। स्टूडेंट्स की इसी नीड्स को समझते हुए हम हिस्ट्री कनेक्ट पर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑल इन वन यूपीएससी टेस्ट सीरीज। इसमें हमने हेल्प ली है जेएनयू और डीयू के उन एक्सपर्ट्स की जो कम से कम 3 बार यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं। टेस्ट सीरीज में 15 टेस्ट होंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। फिर बाकी के सारे टेस्ट फुल लेंथ होंगे। एक पूरा टेस्ट आपका सिर्फ करंट अफेयर्स का होगा। इस टेस्ट सीरीज में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर एक क्वेश्चन की। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन टेस्ट नहीं देते, और मैं लिख कर दे रहा हूं कि बिना टेस्ट के सिलेक्शन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आप पिंड कमेंट में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे हिस्ट्री कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कीजिए। पहले 500 स्टूडेंट्स को ये सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी, यानी कि 1000 रुपए की सीरीज के लिए आपको सिर्फ 499 रुपए देने होंगे। तो फिर देर मत कीजिए, जाकर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेकआउट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। अमेरिका ने जापान को काउंटर करने के लिए चाइना को फंडिंग देनी शुरू की और जापान के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए। अमेरिका के ही प्रभाव में आकर ब्रिटेन और नीदरलैंड ने मिलकर जापान के तेल और रबर की सप्लाई को रोक दिया। ये बहुत बड़ा झटका था जापान के लिए, क्योंकि वो अपनी तेल की 80 से 90% ज़रूरत इंपोर्ट से ही पूरी करता था और इसमें से 80% तेल अमेरिका से आता था। इस तरह ये सैंक्शंस जापान के लिए बहुत बुरे दिन लेकर आया। इससे आगे जापान को जंग लड़ने में मुश्किलें होने वाली थी। जापान ने इस मुसीबत के लिए सोचा कि वो साउथ ईस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट ऑयल एरियाज पर कब्जा कर ले, लेकिन इस काम में उनके सामने चैलेंज था यूएसए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यह तय किया कि प्रशांत महासागर के बेड़े को जापान ध्वस्त कर देगा। यह अमेरिका के सबसे ताकतवर बेड़ों में से एक था। इससे होता ये कि जब तक अमेरिका इस हमले से उबरता, तब तक जापान साउथ ईस्ट एशिया के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर चुका होता और वहां पर अपनी पोजीशन को भी स्ट्रॉन्ग कर लेता।
जापान को उम्मीद थी कि एक छोटा युद्ध होगा जिससे अमेरिकी नौसैनिक शक्ति जल्दी ही कमजोर हो जाएगी और वो अपने लिए ऑयल की सप्लाई को सेव कर लेंगे। उस टाइम पर जापानीज नेवी के कमांडर इन चीफ एडमिरल इसोरोकु यामामोटो थे। उन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया था, लेकिन उन्हें भी ये पता था कि अमेरिका एक सोया हुआ विध्वंसकारी देश है। यामामोटो जानते थे कि अमेरिकी बेड़े को तबाह करने से उन्हें शायद सिर्फ 6 महीने या फिर 1 साल का ही वक्त मिलेगा, जिसके बाद अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ जाएगा। लेकिन जापानियों ने उनकी सलाह पर ध्यान दिया नहीं, बल्कि वो प्लानिंग में और जोर शोर से लग गए। इस प्लानिंग में धोखा भी शामिल था। दरअसल जब जापान चोरी छिपे हमले की योजना बना रहा था, उसी दौरान वॉशिंगटन डीसी में उनके डिप्लोमेट अमेरिका के विदेश मंत्री कॉर्डेल हल के साथ बातचीत करके इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाने के लिए बात कर रहे थे। यानी कि एक तरफ दूरियां मिटाने की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपने की प्लानिंग चल रही थी। जापान का मकसद था कि किसी भी सूरत में अमेरिका को पता ना चलने पाए कि जापान क्या प्लान कर रहा है। जापान इस प्लानिंग में कामयाब हो गया। अमेरिका को भनक नहीं हो पाई कि जापान उसके खिलाफ इतना बड़ा प्लान कर रहा है। खैर, फाइनली वो तारीख आती है जो अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक तारीखों में से एक थी। 7 दिसंबर 1941। पर्ल हार्बर में अभी 8 भी नहीं बजे थे। अमेरिकन आराम कर रहे थे। जापानी सेना ने जानबूझकर हमले के लिए संडे का दिन सिलेक्ट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिकन सोल्जर्स अभी आराम कर रहे होंगे। इस हमले में कामाकाजी जहाज भी थे, जिसमें पायलट असल में एक सुसाइड बॉम्बर होता था, जिसका काम होता था अपने जहाज में बम भरकर दुश्मन पर क्रैश करा देना। इस तरह जापान ने अचानक ही हमला कर दिया। अमेरिका के लोगों को पहले लगा कि शायद कोई ड्रिल है, लेकिन जब उन्होंने आसमान में उड़ते जहाज़ों के पंखों पर लाल सूरज के निशान देखे, तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई अभ्यास नहीं बल्कि दुश्मन का हमला था। जापानी जहाज़ों के पहले बेड़े ने कमांडर मित्सुओ फुचिदा की लीडरशिप में अमेरिकी युद्धपोतों, विमानों और दूसरे इंपॉर्टेंट अड्डों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये जापान की ओर से बहुत भयानक हमला था। चारों तरफ भयानक धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थी, आग की लपटें आसमान को छू रही थी और काला धुआं पूरे बंदरगाह पर छा गया था। अमेरिका का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इस हमले को समझ ही नहीं पाया। जाहिर है कि पर्ल हार्बर की सिक्योरिटी को लेकर कोई अलग से कोशिश नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई इंटेल नहीं थी। रडार ऑपरेटर्स ने भी जहाज़ों को आते तो देखा था, लेकिन उन्हें भी लगा कि ये अमेरिका के अपने B-17 फाइटर जेट हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। यही वजह है कि किसी ने भी अलार्म भी नहीं बजाया। इसके चलते अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, वो भी तब जब वो युद्ध में शामिल भी नहीं था। अमेरिका का USS एरिज़ोना नाम का एक बहुत बड़ा युद्धपोत था। इस पर 1000 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे। इस युद्धपोत पर एक बम गिरा जो कि इसके गोला बारूद के डिपो पर ही गिर गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक भयानक विस्फोट के साथ 1177 लोग पानी में डूब गए। ये पर्ल हार्बर की सबसे बड़ी घटना थी। यही नहीं, USS ओक्लाहोमा नाम का एक और जहाज़ इस अटैक में पलट गया, इसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके साथ ही USS वेस्ट वर्जीनिया, USS कैलिफोर्निया, USS नेवादा, इन सभी नाम के युद्धपोत भी काफ़ी अफेक्ट हुए और कुछ डूब भी गए। जो लोग इस अटैक में बचे थे, उन्होंने बाद के दिनों में इस बारे में बताया कि उस दिन हुआ क्या था। लिन डॉक मुंगर, जो USS एरिज़ोना पर थे, वो बताते हैं कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक ज़ोरदार धमाके से उठा। मुझे लगा कि जहाज़ पर एक बूमरैंग है। जब मैं उठा और बाहर आया तो चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने अपनी आंखें खोलकर नहीं देखी। रेमंड चावेज, जो USS वेस्ट वर्जीनिया पर थे, वो बताते हैं कि हमले से पहले सब कुछ शांत था और फिर एक पल में जैसे नरक टूट पड़ा। ऐसे ही एक नर्स शर्ली वॉर्डन ने अस्पताल में घायलों की भीड़ देखी, जले हुए शरीर, कटे हुए अंग और खून से लथपथ लोग। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी भूलना नहीं चाहता था। असल में जापान ने 2 फेज में यह हमला किया था। इसमें जापानी लड़ाकू विमान, बम बरसाने वाले जहाज और पनडुब्बी से टॉर्पीडो मिसाइलों से पैसिफिक ओशन के बेड़े को खूब नुकसान पहुंचाया गया। यह हमला करीब 1.25 घंटे तक चला। कुल मिलाकर 2400 से 2500 अमेरिकी सैनिक और नागरिक मारे गए। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 1000 लोग लापता भी हुए। 8 अमेरिकी युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हो गए। इनमें से 4 डूब ही गए। इसके अलावा 3 हल्के क्रूजर, 3 विध्वंसक और 4 दूसरे जहाज भी बर्बाद हो गए। लगभग 188 से 328 अमेरिकी जहाज बर्बाद हुए। हालांकि इन सब में एक गनीमत ये थी कि उस वक्त वहां कोई बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर या बड़ी पनडुब्बी मौजूद नहीं थी। यही जापानियों के लिए एक बड़ी चूक भी हो गई, क्योंकि जहाज भले ही बर्बाद हुए, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर के बचे रहने का मतलब था कि काफ़ी हद तक
अमेरिका अपनी ताकत को दोबारा रिटेन कर सकता था। इस अटैक में जापान को कम नुकसान हुआ, उसके लगभग 100 सैनिक मारे गए और 29 जहाज ही खत्म हुए। इस हमले ने अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचाया कि अमेरिका, जो अभी तक जंग में उतरा नहीं था, उसने अगले ही दिन फैसला किया कि वो इस जंग में जापान को सबक सिखाकर रहेगा। पर्ल हार्बर की घटना के अगले दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया और कांग्रेस से तुरंत जापान पर युद्ध डिक्लेयर करने का आग्रह किया। उन्होंने इस तारीख को कहा कि अमेरिका की इस तारीख को बदनामी के तौर पर जीना चाहिए। खैर, अमेरिकी कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को मान लिया और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने अमेरिका और जापान दोनों की सोसाइटीज को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हमले ने पहले से बटी हुई अमेरिकी जनता को एकजुट कर दिया। हमले से पहले अमेरिकी जनता युद्ध के खिलाफ रैलियां निकाल रही थी, लेकिन हमले के बाद लोग जंग की मांग करने लगे। इस हमले ने पूरे देश को एक कर दिया। अमेरिका के इस जंग में उतरते ही मित्र देशों की स्थिति पूरी तरह से ही बदल गई। इसके कुछ महीनों बाद 1942 में अमेरिका ने डू लिटिल रेड नाम का एक हमला किया। इस हमले में अमेरिका के बॉम्बर शिप पहुंच गए जापान की राजधानी टोक्यो तक। वैसे तो यह हमला छोटा था, लेकिन अमेरिका ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। जापान समझ गया था कि अमेरिका की पहुंच उसके घर तक हो गई है। इसके बाद अमेरिका ने आइलैंड हॉपिंग की स्ट्रेटजी अपनाई, यानी जापान के कब्जे वाले द्वीपों को एक एक करके आज़ाद कराना और जापान के और भी करीब पहुंचते चले जाना। इस प्लान के तहत कई अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे कि ग्वाडलकनाल, साइपन, इवो जिमा और ओकिनावा। इससे हुआ ये कि अमेरिका की हर जीत जापान को कमज़ोर करती चली गई। इन्हीं में से एक थी 1942 की मिडवे की लड़ाई। ये लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि अमेरिका के हमलों से परेशान जापान की नेवी ने अमेरिका पर दोबारा हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इस बार कोई गलती ना करते हुए उनके कोड को ब्रेक कर लिया और मिशन का पता लगा लिया। इस तरह जब जापान अमेरिका पर हमला करने आया तो अमेरिका पहले से तैयार हो गया। अंजाम यह हुआ कि जापान के 4 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गए। यही वो लड़ाई थी दोस्तों जहां से जापान, जो अभी तक लगातार हमले कर रहा था, ऑफेंसिव मोड में था, वो पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में आ गया। 4 साल के अंदर जापान इस जंग में अमेरिका के आगे लगभग पस्त हो गया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। जापान अभी भी अपने कामिकाजी ड्रोन्स को लेकर अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा था। अमेरिका भी जानता था कि अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों सैनिकों और नागरिकों की जान जा सकती है। इसी वजह से अपने सबसे खतरनाक हथियार को अमेरिका ने आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सही गेस कर रहे हैं आप। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एनोला ग्रे नाम के एक बॉम्बर प्लेन से जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया। ये पूरा शहर राख में बदल गया। फिर इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया। इस हमले से जापान पूरी तरह से हिल गया। लाखों बेकसूर लोग भी मारे गए। इन 2 बमों ने जापान की रीढ़ तोड़ दी। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर की घोषणा कर दी। फिर 2 सितंबर को ऑफिशियली रूप से टोक्यो बे में अमेरिकी युद्धपोत USS मिसौरी पर सरेंडर के दस्तावेजों पर दस्तखत हुए। दोस्तों, पर्ल हार्बर पर हमले ने और उसके बाद अमेरिका के रिस्पॉन्स ने इस देश को दुनिया की महाशक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया। परमाणु बम के इस्तेमाल ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसे कंपटीशन को खड़ा किया जिससे आगे चलकर कोल्ड वॉर की नींव पड़ी। करीब 45 सालों तक दुनिया सिर्फ इस डर के साए में जीती रही कि कहीं दोनों देश आपस में ही न लड़ जाएं, जिससे तीसरा वर्ल्ड वॉर न शुरू हो जाए। वही जापान के लिए पर्ल हार्बर का एक बेहद डार्क चैप्टर भी है। इस हमले ने अमेरिका में एंटी जैपनीज सेंटिमेंट को बढ़ाया, जिसके चलते 1,20,000 से ज़्यादा जापानी अमेरिकियों को नज़रबंद कर दिया गया। जापानी मूल के लोगों और माइग्रेंट्स को शक की निगाह से देखा जाने लगा और उनके परिवारों को जबरन ट्रांसफ़र कर दिया गया। हालांकि इसके बाद अमेरिका ने जापान के रिकंस्ट्रक्शन में भी हेल्प की, जिसके चलते जापान फिर से एक सुपर पावर देश बन पाया। अमेरिकी प्रोटेक्शन के तहत ही जापान को 1947 में एक नया संविधान मिला, जिसकी शर्तें काफ़ी हद तक अमेरिका के असर से आई। 1951 में सैन फ्रांसिस्को में एक सुरक्षा संधि पर दस्तखत किए गए, जिससे अमेरिका ने जापान की सेफ्टी की जिम्मेदारी उठा ली। इस तरह दोस्तों, पर्ल हार्बर आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोड़ के रूप में याद किया जाता है, जो बताता है कि कैसे एक ही मिलिट्री ऑपरेशन 2 देशों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है और जियोपॉलिटिक्स को एक नए सिरे से डिफाइन कर सकता है। बाकी आपको इस पूरी घटना को सुनकर क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।